प्यारे बच्चों, आप सभी को मुनेश्वर देवनंदन महिला महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में मैं चंद्रकेश चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड के विषय में बातें करेंगे। उसके विषय में हमने जैसा कि प्रीवियसली हमने वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट थर्ड के लेवल पर कौन कौन से पेपर्स होते हैं, उसके सिलेबस की क्या रूपरेखा होती है, कैसे जो है किस यूनिट में क्या स्टडी आपको करना है, किस प्रकार से आप किसी यूनिट को हैंडल करते हैं, ये चीज़ें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज जो है हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड जो है उसमें यूनिट जो फर्स्ट है जिसका नाम है इकोलॉजी। क्या नाम है उसका? इकोलॉजी। फर्स्ट यूनिट को कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। यूनिट फर्स्ट का नाम है इकोलॉजी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है इकोलॉजी है। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या होती है, इसके डेफिनेशंस क्या है, ये कौन से ब्रांच है बायोलॉजी में, इसमें क्या डील्स किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो है आज हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोलॉजी। अब देखें, इकोलॉजी को हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब देखें, इकोलॉजी जो जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, यह वास्तव में इकोलॉजी जो डील्स करता है, मतलब ये ब्रांच है, एक ऐसी साइंस होती है, इट डील्स द इंटर रिलेशन ऑफ जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद देयर इंटरैक्शंस। एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का उनके आपसी जो संबंध होते हैं, उनके संबंध रिलेशंस क्या होते हैं, उन सब को जो डील्स करती है साइंस की जो ब्रांच, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी जो होता है डील्स करता है, इसका जो मेनली एक कंसर्न होता है इंटर रिलेशन। किसका है? इंटर रिलेशन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। interrelation among organism and their physical environment। उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से किसी ऑर्गेनिज्म क्या क्या कोरिलेशंस होता है, क्या इंटर रिलेशनशिप होता है, इसको जो डील्स करने वाली जो ब्रांच होती है उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। Thus we say that it concern the interrelation। इकोलॉजी क्या करती है? कंसर्न It concern the interrelation. It concern the interrelation ठीक है, interrelation among organism, ऑर्गेनिज्म इंटररिलेशन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं कि इकोलॉजी का जो मेन कंसर्न क्या है? इंटर रिलेशन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी जो डील्स करती है, जो स्टडी किया जाता है कि जीवों और उसके जैव भौतिक जो एनवायरनमेंट है उसका क्या रिलेशंस होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के
हैबिटेट्स में अपने आप को सर्वाइव करता है, वो इकोलॉजी हमको डील्स करते हैं। ठीक है, अब देखें इकोलॉजी में एक अंदर जो डिफिनीशन आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या कहेंगे? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है, इकोलॉजी के अंदर आता है। यह वास्तव में अगर देखें इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे देखेंगे जो जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, इसमें टर्म में देखेंगे इको एंड सिस्टम। तो सिस्टम जो है डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनता है। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स में जो जीव पाए जाते हैं उनके अनुसार भी इकोसिस्टम का हम लोग नॉमिनेशन करते हैं, नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पे देखें इकोसिस्टम होता क्या है, हाउ यू डिफाइन द इकोसिस्टम, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है अ interrelationship between the biotic and abiotic component of the environment। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है बायोटिक कम्युनिटीज, मतलब इट डील्स द इंटररिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटीज, बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटीज। ठीक है, तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है अ रिलेशन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और इसके जानकारी से पहले मैं क्यों बता दें, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय ए.जी. टेंसले, एक पारिस्थितिकीविद थे। उन्होंने इस टर्म का सबसे पहले, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उनका नाम है ए.जी. टेंसले। क्या नाम है उनका? ए.जी. टेंसले। उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो इकोसिस्टम डील्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक कम्युनिटीज एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम ये क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इट डील्स द It acts as a also functional unit. It acts as a unit of ecology. Ecosystem क्या है? A unit of ecology. A unit of ecology. A unit of ecology that deals the a unit of ecology that deals the interrelationship between biotic and abiotic components। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? अ यूनिट ऑफ इकोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी की एक यूनिट होती है। Thus we say that ecology is the sum of different यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं उन सभी के सम को हम लोग इकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इकोसिस्टम क्या है? यूनिट ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स, ठीक है, दैट डील्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। नाउ कम टू द
कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम जो है ये बात करेंगे कैसे इकोसिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ये चीज़। तो इकोसिस्टम, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आप देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक इकोसिस्टम के दो मुख्य कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया कि अब यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी जो कि कई यूनिट्स होती है, कई टाइप के इकोसिस्टम का जो सम है वह इकोलॉजी होता है। स्पेशली इसमें क्या डील्स करते हैं, इंटर रिलेशन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। तो in this case you seen that component of ecosystem categorized into the two groups। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वह दो तरह के होते हैं। जो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इकोसिस्टम का फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसे हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। क्या कहेंगे, एबायोटिक components, abiotic components। and the second one is, दूसरा इसका कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक जो कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम लोग कई नामों से जान सकते हैं। विशेष रूप से इसका एक नाम होता है एनवायरमेंटल कंपोनेंट, ठीक है, या इसे सिंपली आप एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। तो एनवायरमेंट जो होता है वह एबायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है, एनवायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म के चारों ओर का जो सराउंडिंग्स होता है वही उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के चारों जो कुछ भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है उसे हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट जो है किसी भी जीव के पूरे स्ट्रक्चर्स को, उसके डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होते हैं उन सभी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार बहुत स्पष्ट है कि एक इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है एबायोटिक कंपोनेंट, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहेंगे एनवायरमेंटल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखें इसका जो सेकेंड पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अब हम आते हैं इसकी डिटेल्स में कि एबायोटिक कंपोनेंट में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। देखेंगे जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है, एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती। या सिंपली आप कह सकते हैं ऑल द कंपोनेंट विच डू नॉट पोसेस द लाइफ कैरेक्टरिस्टिक। तो लिविंग बींग्स के जो कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते वो सभी किसमें आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है जिसे हम लोग कह रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के फर्स्ट कंपोनेंट पे हम लोग आते हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है, एबायोटिक, या हिंदी में से आप कहना चाहें तो अजैविक घटक। क्या कह सकते हैं, अजैविक घटक। तो एबायोटिक
कंपोनेंट्स यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट है कि एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम के वे सभी कंपोनेंट, ठीक है, जिनमें लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक का अब्सेंस हो, लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जाते हो, उन सभी को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। सिंपली एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं इन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं, 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी एबायोटिक कंपोनेंट में होती है वह हैबिटेट के रूप में हमको देखने को मिलती। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है? हैबिटेट। ठीक है। दूसरी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं विशेष रूप से, ठीक, सब्सटेंस, एबायोटिक सब्सटेंस। और तीसरी जो कैटेगरी होगी विशेष रूप से उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। तो क्लाइमेट, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट 3 तरह की कैटेगरी, फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, हैबिटेट, एबायोटिक सब्सटेंस एंड क्लाइमेट। हैबिटेट का मतलब होता है, हिंदी में से आवास कहा जाता है, अर्थात कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्थल के किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ पे वह रहता है वही उसका हैबिटेट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हैबिटेट इज ए स्पेशल एरिया ऑफ द लैंड वेयर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। तो जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक लैंड के एक स्पेसिफिक जोन्स में पाया जाता है वही उसका हैबिटेट होता है। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो जीव होते हैं अलग अलग आवासों में अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे मछलियाँ स्पेशली एक्वेटिक हैबिटेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका पूरा जो है एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी होती है, वह एक विशेष एक्वेटिक हैबिटेट के लिए मॉडिफाइड होती है। इनमें भी बहुत छोटे छोटे एक हैबिटेट के कई छोटे छोटे पार्ट भी हो सकते हैं, जिसे हम लोग सिंपली माइक्रो हैबिटेट के रूप में भी जान सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसी फिशेस होती है, ठीक है, जो दोनों ही प्रकार के फ्रेश वाटर और साल्टी, जिसे ब्रैकिश वाटर भी कह सकते हैं, दोनों ही प्रकार के जो है आवासों में रहना पसंद करते हैं। इनमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो फिश होती है जिसे हम लोग हिल्सा कहते हैं, जो फ्रेश वाटर व ब्रैकिश वाटर दोनों में पाई जाती। तो अलग अलग जो जीव होते हैं अलग अलग आवासों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द एबायोटिक सब्सटेंस। अब आप देखेंगे तो एबायोटिक जो सब्सटेंस होते हैं इकोसिस्टम के एबायोटिक सब्सटेंस में विशेष रूप से सॉयल सब्सटेंस में विशेष रूप से क्या चीज़ें आती हैं? पहला जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है सॉयल, दूसरा मिनरल, तीसरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग पीएच कहते हैं, पीएच, ठीक, ऑक्सीजन एंड CO2। तो विशेष रूप से एबायोटिक सब्सटेंस में सॉयल, मिनरल, पीएच, ऑक्सीजन कंटेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हैबिटेट में भी डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक, एरियल भी हैबिटेट हो सकता है इनका, आर्बोरियल भी हो सकते हैं, ये चीज़ें। ऐसे ही एबायोटिक कंपोनेंट के भी कई पार्ट हैं, जैसे देखिए सॉयल, दूसरा मिनरल, सेकेंड, थर्ड जो है पीएच, ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं मृदा जो होती है किसी भी जीव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट जहाँ वहाँ पे रहता है उसका बहुत ही क्लोजली रिलेशन होता है वहाँ की सॉयल से। सॉयल की स्ट्रक्चर जीव के जो है
बिहेवियर को, उसके पूरे लाइफ को बहुत ही प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए एक अप्रोप्रिएट सॉइल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। दूसरा जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं मिनरल्स, सॉइल, किसी सॉइल में या सॉइल के अंदर जो है मृदा जो मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनका जो अमाउंट होता है वह सॉइल के नेचर को तो प्रभावित करता है, साथ ही एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को ग्रो होने के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, पीएच। पीएच का मतलब देखें, पीएच सामान्यतः हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिफर करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी हैबिटेट में जो सॉइल है वहाँ उसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर किसी भी सॉइल का जो पीएच वैल्यू लेस है तो वह एसिडिक मानी जाती है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर है तो वह हमेशा क्षारीय प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर की वह सॉइल मानी जाती है। तो इसके बेसिस पे वेरिएशंस क्रिएट होता है और डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह आपको डिफरेंट पीएच में रहना पसंद करते हैं। बेसिकली जो पीएच होता है 7 पीएच ऑप्टिमम माना जाता है। ठीक है, कि अगर एसिडिक कोई मृदा है, एसिडिक जो सॉइल है तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। बेसिक जो सॉइल होगी उसकी पीएच जो वैल्यू होगी वह हमेशा ग्रेटर देन 7 पाई जाती है। इस प्रकार देखेंगे द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी जीवधारियों में रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है जो पूरे लाइफ को हैंडल करता है। ठीक है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है एक सॉइल के अंदर, ठीक, एटमॉस्फेयर के अंदर वहाँ के ऑर्गेनिज्म की हैबिट को प्रभावित करने लगता है, अफेक्टेड करता है। ठीक है, जनरली ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो नियरली 21% एयर में इसका पाया जाता है। इससे इसका कम होना किसी भी इस फैक्टर जो होते हैं लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को ये बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट जो है ऑक्सीजन का एक लेवल एनवायरनमेंट में पाया जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। अगर मोर पॉल्यूटेड एरिया है, ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसे क्षेत्रों, ऐसे फील्ड्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हाई होता है जो एडवर्स इफेक्ट करता है, एक एडवर्स इफेक्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट प्रेजेंट टाइम में बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। आप देखेंगे एक इकोसिस्टम में दूसरा फैक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जैसा कि नाम है, और जितने भी इकोसिस्टम के हुए सभी कंपोनेंट जिनमें लाइफ पाया जाता है वह सभी किसमें आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जीवन के या लिविंग बींग्स के होने की जो स्टेटस को शो करते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट इकोसिस्टम के क्या कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जाने जाते। ठीक है, तो बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं जितने भी, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इनको भी हम 3 कैटेगरी में कन्वीनियंटली फॉर द स्टडी पर्पज डिवाइड करते हैं। तो पहले जो इसकी कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट की होती है उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। इसे हिंदी में उत्पादक भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। दूसरी कैटेगरी होती है किसकी?
कंज्यूमर की कैटेगरी होती है, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब देखें, प्रोड्यूसर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के वे सभी बायोटिक कंपोनेंट जो भोजन बनाने से रिलेशन करते, भोजन बनाने का से संबंध रखते, जो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसे सभी कंपोनेंट क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो जो अपने भोजन को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अदर दो बायोटिक की कंपोनेंट के जो कैटेगरीज हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर। तो ये डायरेक्टली मतलब उपभोक्ता की जो श्रेणियां होती हैं या डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट होते हैं? प्रोड्यूसर से, ठीक है। इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आपको जब बता दें जानकारी के लिए कि पूरे इकोसिस्टम में उत्पादन का जो काम है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्क होता है, वो प्रोड्यूसर का होता है। किसका होता है? प्रोड्यूसर का। इसमें विशेष रूप से क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज कंपोनेंट है प्रोड्यूसर में, वह ग्रीन प्लांट। वह क्या है? ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ठीक। इस इकोसिस्टम में जितने भी टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, सभी में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के रूप में पाए जाते हैं। इसमें स्मॉल जो है, माइक्रोस्कोपिक जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, विशेष रूप से माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल कंटेंट रूप में पाया जाता है, वे सभी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और मिनरल, वाटर और लाइट के प्रेजेंस में जो है अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम को, एक इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जैसे कंज्यूमर या डिकम्पोजर की जो कैटेगरीज होती है, वह आपको फूड ऑब्टेन करती है। तो फूड फार्मेशन का जो काम होता है वो प्रोड्यूसर्स करते हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट। इसीलिए इनको हम ग्रीन प्लांट को एक नया नाम देते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, मतलब स्वयं पोषी। ऐसे पौधे जो, ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन बना सकते हो, जो अपना फूड फार्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, ठीक है, वह दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। वह सभी प्लांट, एनिमल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी कंज्यूमर की। आप देखेंगे, हमने आपको प्रीवियसली बताया कि कंज्यूमर और डिकम्पोजर बोथ आर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर में भी कई तरह के कंज्यूमर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जो केवल हर्ब्स का ही सेवन करते हैं, हर्ब्स को इंटेक करते हैं। ऐसे सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से कहते हैं हर्बीओरस। क्या कहेंगे? हर्बीओरस, हर्बीओरस, या इसको एक और नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसकी एक और कैटेगरी कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीओरस ये किस पे विशेष रूप से फीड करते हैं? इनका फीड जो डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स पे करते हैं, ग्रीन प्लांट पे। तो बफेलो, काउस, गोट्स, ठीक है, एलिफेंट, दीज आर कंसिडर्ड एज हर्बीओरस। तो ये हर्बीओरस होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्निओरस, 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 ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी होती है जो विशेष रूप से डिपेंड करते हैं किस पे? आपको हर्बीओरस एनिमल पे। तीसरी कैटेगरी आते हैं ओमनीओरस की। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी विशेष प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो हर्ब्स व दूसरे एनिमल दोनों पे सरवाइव करते हैं, उनको कहा जाता है ओमनीओरस। क्या कहेंगे? ओमनीओरस, ठीक है। तो ओमनीओरस जो दोनों पे सरवाइव करते हैं,
ठीक है। इनमें विशेष रूप से देखेंगे आप जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑमनीवोरस की कैटेगरी में ह्यूमन बेस्ट जो ऑमनीवोरस भी माना जाता है। डिकम्पोजर, ऐसे सभी प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल, सभी चाहे एनिमल्स हो, प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स हो, वे अपने लाइफ साइकिल, डेफिनेट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद उनका बॉडी डिकम्पोज हो जाता है। और ये डिकम्पोज होने का जो प्रोसेस होता है वह विशेष प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं, इसकी सहायता से होता है। तो डिकम्पोजर्स आर स्पेशल कैटेगरी विच डिकम्पोजेज द प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट जो इसका जो रोल्स होता है, ठीक है, वह साइक्लाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी न्यूट्रिएंट्स का जो साइक्लाइजेशन होना है वह डिपेंड करता है किस पे, डिकम्पोजर्स पे। तो डिफरेंट टाइप के कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी का जो साइक्लाइजेशन है, जो चक्रीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे एनवायरनमेंट में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, वह एक इम्पॉर्टेंट जो है कैटेगरी के रूप में डिकम्पोजर्स आते हैं। इसमें विशेष रूप से बैक्टीरिया एंड माइक्रो जो एनिमल्स होते हैं, विशेष रूप से बैक्टीरिया रखे जाते हैं, वायरसेस, ये डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार हमने आपको पेपर 3 में यूनिट 1 के अंदर सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इकोलॉजी है, उसके विषय में हमने आपको बताया है। ठीक है, वेल डन।